जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, जैसे कि मैं देखता हूं कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, आप में से जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हुए उनको जो मैथमेटिक्स है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि जो हमारे मन में एक मेंटालिटी है हम लोगों की, काफ़ी मैथ्स जो है कभी हम जब स्टार्टिंग में जब हम स्कूल में होते तो हम उसको अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज से जो है मैं आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर हम बेसिक से मैथमेटिक्स को जो है कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है हम बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के और आगे बढ़ते हुए आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आपकी तैयारी करते हुए जो है आपकी वीडियोस के साथ आपका जो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कवर करेंगे, आपके पूरे के पूरे जो मैथ्स का जितना भी कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और साथ देते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो पहला जो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन डिजिट्स का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं, अब इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से हम जो गणित की जितनी भी संख्याएं हैं उनको लिखते हैं। अब उनको लिखने के लिए जो है हम जैसे माना लिखते हैं 6, 1, 3, 2, 5, ये एक संख्या है। अब इस संख्या को जब हमने लिखा तो यहाँ पर हम दाएं से बाएं क्या करते हैं, इनको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे इसको पढ़ते जाते हैं। और फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो संख्याओं को जो है हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे कोई एक संख्या है, माना हमने इस संख्या को देखा तो इस संख्या को हमने इसी तरीके से इसको पढ़ रहे हैं कि 6 लाख 15,000, जैसे ये है, यहाँ पर ये है। तो इस तरीके से हम इस संख्या को पढ़ते हैं। तो ये आपका संख्या पद्धति में हमने 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करके क्या किया, यहाँ पर मैथ्स को जो है उसकी अलग अलग संक्रियाएं की। अब जो है यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि हम इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और ऐसे करते करते इन संख्याओं को हम बोलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अगर मैं बात करूं कि आपको यहाँ पर किसी संख्या को बोलना है कि ये संख्या कितनी लिखी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और उसके बाद जो है आप इस संख्या को कैसे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे, ये संख्या जो है ये है 75,237। तो इसी तरीके से हम अलग अलग संख्याओं को, जैसे कि ये 3, 5, 6, 7, 4, 2, 9 कितनी भी बड़ी संख्या है, इसको हम क्या करते हैं इस तरीके से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से इन संख्याओं को पढ़ते हैं। तो अभी जो है क्योंकि हम मैथ्स के बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, हम संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें अब हम जो दूसरी इसकी चीज़ देखते हैं वो है जो संख्याओं का जातीय मान, लोकल वैल्यू ऑफ नंबर्स। अब ये क्या होता है, जैसे मुझे एक ये यहाँ पर एक संख्या है, मैंने इस संख्या को पहले पढ़ा, ये क्या है, तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो मैंने देखा ये है 35,67,429। अब मुझे बोला गया कि इस संख्या में जो है, इस संख्या का कोई एक अंक मैंने लिया, जैसे ये 4 मैंने लिया। अब बोला गया कि इस 4 का जो है लोकल वैल्यू क्या है, जातीय मान क्या है। तो इस संख्या का जो जातीय मान है वो खुद वही संख्या होती है। तो इसका जो जातीय मान है वो हो जाता है 4। अगर बात करेंगे कि इस संख्या में जो 5 है, इसका जातीय मान क्या है, तो जातीय मान जो होता है वह संख्या अपने में खुद होती है। तो आप समझ गए लोकल वैल्यू क्या होती है। लोकल वैल्यू किसी भी संख्या में जो एक संख्या है वह खुद उसका जातीय मान होती है। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान की। आपने बचपन में क्लास 4th में, क्लास 5th में और उसके बाद इन चीज़ों को पढ़ा था, लेकिन मुझे पता है कि क्या होता है, हमारे ध्यान से चीज़ें उतर जाती हैं समय के साथ साथ। तो हम थोड़ा सा एक स्थानीय मान को भी देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू को देखते हैं। ये प्लेस वैल्यू क्या चीज़ है,
प्लेस वैल्यू अगर हमको आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई जो दोस्त हैं वो बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, उनको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी हमको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि वो मैथ्स स्ट्रीम से नहीं हो सकते हैं, उन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो उनके लिए जो है हमने ये बेसिक क्लास स्टार्ट की है, जहाँ पर हम बिल्कुल ज़ीरो से जो है आपको पढ़ाएंगे। तो ये क्लास उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर अब स्थानीय मान क्या होता है वो देखते हैं। माना कोई एक संख्या है, जैसे मैंने लिखा 30259, तो इस संख्या में मैंने आपको बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 को मैं क्या कर दूंगा, इकाई यानी कि 1 से गुणा कर दूंगा और ये हो जाएगा 9। अगर मुझे पूछा जाता है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, 5 को, क्योंकि ये दहाई का अंक है तो इसलिए मैंने इसको 10 से गुणा किया, तो ये हो गया 50। इसी तरीके से अगर मुझे पूछा जाएगा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मैं 2 को क्या कर दूंगा, क्योंकि ये सैकड़ा है, सैकड़ा यानी कि 100, तो मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा, तो 200 ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ज़ीरो की बात करेंगे तो ज़ीरो को यहाँ पर, क्योंकि ये कहाँ पर है, हज़ार के स्थान पर है, इसलिए इसको 1000 से गुणा करेंगे। तो जीरो का किसी भी नंबर के साथ गुणा करते हैं तो वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अभी जो है मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो रूल हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो आगे देखते रहिए। तो इस तरीके से जो है अब 3 का निकालते हैं, तो 3 क्योंकि कहाँ पर है, 10,000वें स्थान पर है, तो जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, स्थानीय मान इसका हो जाएगा 30,000। तो हम बोल सकते हैं 3 का स्थानीय मान क्या है, 30,000 है। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग संख्याओं, चाहे वो कोई भी संख्या क्यों नहीं है, 725, इसका स्थानीय मान निकालेंगे। अगर हमको एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो 2 का स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 20। अगर मुझे कभी पूछा जाता है कि कोई एक संख्या है 7252, तो कभी घुमाकर भी क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि भाई जो आपके यहाँ पर 2 हैं, 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो पहले आपको देखना है कि 2 का ये स्थानीय मान क्या है, 2 है। इस 2 का स्थानीय मान कितना है, वो हो जाएगा 200, क्योंकि ये कहाँ पर है, 100वें स्थान पर है, सैकड़ा पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 200 हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस जो है हम 200 में से 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 198। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अभी सीखा कि किस प्रकार से संख्याओं से कि जो जातीय मान होता है और जो स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होता है, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं किसी संख्या में से। अब जो हैं हम नंबर सिस्टम, अभी क्योंकि हम शुरू से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम संख्याओं से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे जो पहला फैक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि अब जब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसके वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करते रहें। तो जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो क्या हैं, इसके लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो फैक्ट है, यदि हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं या फिर किसी संख्या का 0 के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। किसी संख्या को 0 से गुणा किया तो 0 आया, या फिर 0 का किसी संख्या के साथ गुणा किया तो 0 आया। एग्जाम्पल लेते हैं, माना आपके पास 2 है, आपने 2 को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 0 ही आएगा। अगर आपके पास 15, अगर आपके पास यहाँ पर 15 है और 15 का आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो पहला फैक्ट हम समझ गए हैं कि यदि हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर ये जो है एक फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। नंबर 1 फैक्ट हो गया, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर समझ गए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं तो जो भागफल है वह शून्य ही आता है। जैसे माना मेरे पास जब हम किसी संख्या में जो शून्य है, शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं तो जो आंसर है वह शून्य ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, शून्य में 7 का भाग दिया तो शून्य ही आएगा।
अगर हम शून्य में 25 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो ये आप समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जो है नेक्स्ट, ये सेकंड पॉइंट था। पहला हमने देखा जब किसी संख्या के साथ 0 का गुणा करते हैं तो 0 आता है। दूसरा हमने देखा कि 0 के साथ किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा 0 ही आता है। अब फैक्ट नंबर जो थर्ड है वह क्या है? तो फैक्ट नंबर थर्ड यह है, यदि हम किसी संख्या को 0 से भाग दें तो फिर जो भागफल होता है वो आता है इन्फिनिटी। कैसे? यदि हम किसी संख्या को, माना मेरे पास कोई संख्या है, मैंने उसको 0 से भाग दिया तो मेरे पास जो है आंसर आता है इन्फिनिटी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे मैं 7 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो ये अनडिफाइंड है। जैसे हम 15 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या है? अनडिफाइंड है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये भी समझ गए हैं कि भाई 0 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं या फिर किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? वह संख्या जो है क्या आती है? इन्फिनिटी आती है। ठीक है। यहाँ पर एक और फैक्ट वाली बात है, अगर हम 0 को 0 से ही भाग देते हैं तो क्या आता है? तो यहाँ पर 0 नहीं आता है। ये जो है ये डिफाइंड नहीं है, ये इनडिफाइंड है। ठीक है। 0 से 0 को भाग करने के लिए ये दूसरी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, इनको हम इनडिफाइंड मानते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 3 फैक्ट्स हैं वो देखे। पहले यहाँ पर ये देखिए 3 फैक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है कि आपको ये 3 जो फैक्ट हैं वो समझ में आ गए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब अगले फैक्ट पर हम चलते हैं कि अगला फैक्ट क्या है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे, जब हम आगे कैलकुलेशंस को करेंगे तो हमको जो ये बेसिक चीज़ें हैं ये समझ में आनी चाहिए। तो अब हमारे पास कोई एक अन्य फैक्ट है, वो है कि यदि हम किसी संख्या, यदि कोई संख्या है और उसकी घात 0 है तो हमेशा वह उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अर्थात यदि आपके पास है 7 की पावर 0 तो वैल्यू होता है 1। अगर आपके पास है 125 और इसकी पावर है 0 तो इसका मान होता है 1। अगर आपके पास है x और x की पावर 0 तो इसका मान होता है 1। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है कि जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। आपको ये नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट फैक्ट पर हम चलते हैं। फैक्ट नंबर जो 5 है वो क्या है कि यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा 1 ही आता है। कैसे? ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं। जैसे माना 50, जैसे माना a है, a को मैं a से ही भाग देता हूँ तो a एक बार अपने को भाग देता है तो क्या आता है? आंसर 1 आता है। जैसे अगर मैं 15 को 15 से डिवाइड करूँ तो 15 कम 15 होगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 को 2 से भाग देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन वही बात है कि अगर 0 को 0 से ही भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 नहीं आता है, यहाँ पर ये क्या है? इनडिफाइंड है। इसको अपरिभाषित कहते हैं, ये परिभाषित नहीं है कि भाई 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर हमने 6 जो फैक्ट हैं, 5 फैक्ट जो हैं पढ़े हैं, तो हमको इन फैक्ट को लेकर के अपनी आगे कैलकुलेशंस करनी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए ये बतानी ज़रूरी थी आपकी इस बेसिक सीरीज़ में, जहाँ पर हम 0 से शुरू कर रहे हैं और 0 से अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है अपनी स्टडी को जारी रखिए और हम ऐसी ही जो वीडियोज़ हैं आपके लिए आगे लाते रहेंगे, जिसमें कि हम बेसिक से बिल्कुल 0 से आपको बताएंगे। मैथ्स को जो है आपके लिए काफ़ी बहुत ईजी कर देंगे, जिससे कि आप एग्जाम में मैथ से घबराएं नहीं और जो गणित के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप आराम से सॉल्व करते हैं। क्योंकि गणित जितना कठिन सब्जेक्ट लगता है उतना होता है नहीं, गणित और सब्जेक्ट से बिल्कुल इजी है। क्योंकि जब आप इसका एक्यूरेट आंसर लिखते हो तो बिल्कुल, क्योंकि इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक आता है। जैसे आपने इंग्लिश में आपके पास कोई ऐसे आया तो ऐसे में आप क्या करोगे, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, अलग अलग ऐसेज लिखेंगे तो उस हिसाब से एग्जामिनर आपको उस हिसाब से नंबर देगा। लेकिन मैथ्स में अगर आपका आंसर आता है तो आपके नंबर्स कोई नहीं काट सकता है। तो इसलिए जो गणित है वो अन्य सब्जेक्ट से ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। अपने जो दिमाग है, दिमाग में जो आपने फोबिया बना रखा है, इसके लिए जो डर बना रखा है गणित के लिए, उसको निकाल दीजिए। क्योंकि मैथ्स जो है वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए चलिए। अब चलिए चलते हैं कुछ एडिशन
यानी कि जोड़ और घटाने के कुछ नियम हैं, उनको समझते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, वो क्या हैं? जोड़ एवं घटाना, इसके कुछ रूल हैं, ये समझते हैं ये क्या हैं। आप बोलेंगे कि हमने बचपन में जो है जोड़ घटाना सीख लिया है, वो तो हमको आता है, तो ये हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? चलो वीडियो को हटाते हैं और दूसरे कुछ वीडियो देखते हैं जो हमारे लिए काम की है। लेकिन आप देखेंगे कि जोड़ और घटाने में भी कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमको कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए हमने जो है बेसिक से चीज़ों को आपके लिए लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है कि अगर धनात्मक संख्याओं को, एक जो धनात्मक संख्या है उसको दूसरी धनात्मक संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या होता है? एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। अर्थात अगर हम क्या करें, 5 को किसके साथ जोड़ें? 6 के साथ जोड़ें, धनात्मक संख्या के साथ जोड़ें, तो आंसर जो होता है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर निकलता है। तो ये तो एक सिंपल सी बात है, हमको तो पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत साधारण सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने योग्य बात ये है जो हमको बाद में कंफ्यूज करेगी कि जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता है वहाँ पर हमेशा प्लस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता है उस संख्या के आगे क्या होता है? प्लस होता है। अब जो है रूल्स आगे बात करते हैं। रूल नंबर 2 है, यदि हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह जो होता है बड़ी संख्या का लगता है। मैंने क्या बोला? एक धन संख्या और एक ऋण संख्या आपस में क्या होती हैं? हमेशा घटती हैं और चिन्ह हमेशा बड़ा का लगता है। कैसे? देखिए, मेरे पास एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है। मैंने बोला ये दोनों हमेशा आपस में घट जाएंगे, तो 9 में से 7 घटेंगे तो ये आएगा 2, और चिन्ह हमेशा किसका आता है? बड़े का आता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमको आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आपके पास ये है और आपने इसमें से जो है 11 में से 11 में से 8 को घटाया, तो मैंने बोला चिन्ह बड़े का होता है और बड़े पे तो कोई चिन्ह नहीं है, तो जिस पे कोई चिन्ह नहीं होता है उस पर होता है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा। अब जब हमने 11 में से 8 को घटाया तो कितना आया? 3, और वो किसका आया? धन का आया। तो क्या समझे आप? जब भी हम किसी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो वो हमेशा आपस में घट जाती हैं और चिन्ह हमेशा बड़े का आता है। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये है 50 धन का और यहाँ पे है ऋण 70, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो 70 में से 50 घटाएगा तो क्या आएगा? 20, और चिन्ह हमेशा किसके आएगा? ऋण, जो बड़ा है उसका आएगा। तो बड़ा यहाँ पे 70 है तो इसीलिए चिन्ह है ऋण का, तो ऋण 20 यहाँ पर आया। अब आपको समझ में आ गया होगा, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए कुछ वर्क दे रहा हूँ, इसको आप नोट करिए। इसके जो आंसर हैं आप कमेंट में मुझे लिखेंगे, मुझे आशा है। तो आपके लिए एक वर्क है, ये है आपके पास, आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ये है आपके पास, तो इसका आंसर कितना होगा और इसका आंसर कितना होगा, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि इसका आंसर कितना होगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिए। इनका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट में बताना है। अगर आप आंसर ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं तो मुझे ये लगेगा कि आपको समझ में आ गया है, और मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि मैथ से डरते हैं वो लोग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको समझें, और जो मैथ्स का जो डर है उसको अपने दिमाग से ख़त्म करें। तो आपने वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ, और तीसरा रूल यहाँ पर क्या कहता है? तीसरा रूल जो है वो है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा ऋण का लगता है। मतलब क्या है कि दो आपके पास ऋणात्मक संख्याएं हैं, वे आपस में जुड़ जाएंगी। नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास हैं, वे आप आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, और जो साइन आता है वो क्या आता है? माइनस का आता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके पास है -11 और यहाँ पर है -5, तो क्या बोला कि ये आपस में, ये यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये आपस में घटेगा नहीं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं तो देखो 11 और 5 कितना होता है? 16 होता है, जुड़ गए आपस में।
और जो चिन्ह है वो हमेशा ऋण का लगता है। तो ऋण का चिन्ह लग गया, माइनस का चिन्ह लग गया। जहाँ पर भी आप देखेंगे -21 -26, तो आप देखेंगे कि जो पहले इन दोनों को आप जोड़ देंगे, क्योंकि भाई जहाँ पर दो ऋण और ऋणात्मक संख्याएं हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 1 हो गया 7, 2 और 2 हो गया 4, तो 47 हो गया। और चिन्ह हमेशा किसका आता है? माइनस का आता है। देखिए एक और एग्जाम्पल के साथ करते हैं, एक और एग्जाम्पल जैसे है -9 और -6, तो बताइए कितना आएगा? -9 -6 वो हो गया 15 और साइन होगा माइनस का। तो आपने अब आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आपने करना है -27 -49, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर दीजिए। -65 -89, इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो भी आपको कमेंट में लिखने हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, वो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके जो आंसर्स थे वो लिखने हैं। अपना आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और उसके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखेंगे। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आपके ऐड और जो सब्सट्रैक्ट हैं, जोड़ और घटाना है, उसके जो नियम हैं हमने सीख लिए हैं। हमने अलग अलग नियम देखे, मैं फिर से रिवाइज कर दूं, जिसमें कि हमने देखा जब दो धन संख्याएं, जब दो धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। दो ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या होती हैं? ऐड होती हैं और चिन्ह हमेशा ऋण का आता है। एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या आपस में हमेशा क्या होती है? घटती है, और क्या होता है? चिन्ह हमेशा जो बड़ा होगा उसका आता है। तो यहाँ पर हमने 3 रूल देखे, किसके? जोड़ और घटाने के। अब हम देखते हैं गुणा के रूल, मल्टीप्लिकेशन के रूल, कि मल्टीप्लाई का क्या रूल है। देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी हैं चीज़ें, हमने उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, हमने मैथ्स को बहुत कठिन बनाया हुआ है। ये जो क्लास है मैं कम से कम 6 मंथ से इसको सोच रहा हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो है कमेंट में लिख रहे हैं कि मैथ्स को करिए, मैथ्स को कराइए। और जब मैं क्वेश्चंस को करवाता भी हूँ, मैं मैथ्स के लिए कुछ वीडियोज़ लाता भी हूँ, तो क्योंकि वो जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा हाई होते हैं, हम लोग उनको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। हमको नहीं पता होता है कि माइनस और माइनस को जब हम ऐड करेंगे तो साइन माइनस का ही लगेगा, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमको इस सीरीज़ को स्टार्ट करना पड़ा, और आपको भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना है, हमारा सपोर्ट करना है, वीडियोज़ को शेयर करना है और लाइक भी करना है। जितना ज़्यादा आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे उतना हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आएंगे, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है? आपका जो गुणा है, गुणा के नियम। अब गुणा करने के क्या नियम हैं? गुणा करने के कुछ सिंपल से नियम हैं। यदि ऋणात्मक संख्या, पहले ऋणात्मक संख्या अगर क्या होती है, आपके ऋणात्मक संख्या से गुणा होती है तो हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। यदि एक धन जो है वो धन के साथ गुणा होता है तब भी हमको धन प्राप्त होता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यदि सेम साइन वाला जो क्या होता है, इंटीजर होता है, वह आपस में गुणा होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आता है, ठीक है। और अगर क्या होते हैं, प्लस को हम माइनस के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है, या हम ऋण को धन के साथ गुणा करेंगे तो हमेशा हमको धनात्मक मान प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे कि ऋण 2 और आपने ऋण 3 का गुणा किया तो 3 दूने हो गया 6, और ऋण का हो गया धन, जो हमने यहाँ पे किया था। तो जब दो ऋणात्मक संख्याएं आपस में गुणा होंगी तो आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दो धनात्मक संख्याओं की, तो माना एक 2 है, धन 2 है, क्योंकि इसके आगे हम नहीं भी लिख सकते हैं, तो माना ये 2 है और 2 गुणा 3 है, तो हमेशा 3 दूने 6, ये भी क्या होता है? धनात्मक हमको प्राप्त होता है। ये भी हम समझ गए। इसके बाद माना एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या है ऋण 3, तो हमेशा 3 दूने 6 हुआ, और जब चिन्ह विपरीत हो, एक धन का हो एक ऋण का हो, तो हमेशा माइनस का साइन लगता है। अगली बारी में जब -2 हो, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूने 6 आता है और चिन्ह हमेशा ऋण का ही लगता है।
तो यहाँ पर कई बार हम इनमें गलतियाँ कर देते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो देखिए, माना और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे हमने -5 को मल्टीप्लाई किया -6 से, तो कितना आएगा बताइए। देखिए 6 पंजे 30 होता है, और ऋण ऋण का अभी हमने पढ़ा, ऋण ऋण का धन होता है। अगर हम और क्वेश्चन करें, ऋण जैसे करें धन 20 गुणा ऋण 10, तो कितना आएगा। 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, और धन ऋण का जो है आपका क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो गुणा हैं उनको ऐसे किया जाता है। अभी जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हम इसको भी समझेंगे। अभी तो केवल 2 संख्याओं का हमने गुणा किया, लेकिन अगर हमारे पास 2 से अधिक संख्या हैं, माना हमारे पास है ऋण 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा यहाँ पर 4 गुणा 6, ऐसे कुछ है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए रूल ये है कि अगर जो है आपके जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सम हो। अब ये सम जो विषम अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम आपको सम विषम जो भी ये बेसिक चीज़ें हैं उनको बताएंगे। तो अगर सम हो, सम का मतलब होता है 2 के गुणांक में अगर हों, तो तब क्या होता है, हमेशा चिन्ह ऋण का आता है। तो चलो इसको पहले गुणा करते हैं, सब में गुणा का चिन्ह है, तो पहले इनको गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 चौके 48, और 48 छके कितना होता है 288, ये माना हो गया। अब यहाँ पर जो चिन्ह है वो किसका लगेगा, तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह क्वेश्चन, ऋणात्मक जो इंटीजर है वो कितने हैं, -2 और -6, यानी कि 1 2 3, यानी कि ये विषम है, तो विषम है तो इस पर ऋण का साइन लगेगा। अगर ऐसा कुछ हो -1 × 2 × -2 × -4 × -3, तो इसमें कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक संख्या ऋणात्मक, 2 संख्या ऋणात्मक, 3 संख्या ऋणात्मक, 4 संख्या ऋणात्मक, तो हमेशा जो इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ में आ गया आपको होगा। तो यहाँ पर जो गुणा है वो इस तरीके से किया जाता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के जो आपने जोड़ घटाने गुणा तो हमने सीख लिए हैं। अब कुछ भाग के भी कुछ नियम हैं, रूल्स फॉर डिवीज़न। भाग के क्या क्या रूल्स हैं इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, भाग के लिए क्या क्या रूल्स हैं, तो भाग के लिए सिंपल से रूल्स हैं कि अगर धनात्मक संख्या क्या है आपके यहाँ पर क्या है, अंश इसको बोलते हैं। जैसे आपके यहाँ पे है एक, माना कोई संख्या है 3/2, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो है अगर इनके लिए अब हम नियम देखते हैं, तो यदि क्या हो, दोनों संख्याएं धनात्मक हों, अंश भी धनात्मक हो और हर भी धनात्मक हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा। अगला नियम है, अगर आपका अंश ऋणात्मक हो और हर भी क्या हो, ऋणात्मक हो, तो आपका आंसर जो है तब भी धनात्मक आएगा। अगर आपका इस तरीके से हो a/b और ये ऋणात्मक हो, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर कुछ ऐसा है कि आपका अंश जो है वो धनात्मक है और हर जो है ऋणात्मक है, तो तब भी आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। यहाँ पर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को समझिए कि चाहे -a/b हो, चाहे a/-b हो, उसका मान क्या होता है, -a/b ही होता है। यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, 2/-3 × 1/2, तो देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर है, तो इसको हम कहाँ पर मानते हैं, हमेशा -2/3 मानते हैं, और मल्टीप्लाई 1/2 माना है। तो गुणा कैसे होता है भिन्नों का, 2 कम 2, 3 दूने 6, और चिन्ह आएगा ऋण का। तो इस तरीके से जो है हम जो है डिवाइड्स को करते हैं। तो डिवाइड का सिंपल रूल था। वैसे रूल्स सारे के सारे सिंपल हैं, लेकिन कई बार ये हमको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इस पर जो है हमने यहाँ पर आपके लिए वीडियो दिया था। आशा है आपको ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेसिक मैथ से संबंधित वीडियोज़ आपके लिए ला पाएँ।
क्योंकि हमको जो है अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स का पोर्शन होता ही होता है, और उसमें बेसिक मैथ्स ही होती है। मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हाई स्कूल तक की मैथ्स होती है अधिक से अधिक एग्ज़ाम्स में, और हमको हाई स्कूल तक की मैथ्स में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि भाई हमको बचपन से ही ये डर है कि मैथ्स बहुत कठिन सब्जेक्ट है। तो इस कठिनाई को ख़त्म करने के लिए अब से हमने ये सीरीज़ शुरू की है, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही दूसरी वीडियो आने वाली है जो कि और भी आपको नॉलेज देने वाली है बेसिक मैथ्स के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में ही बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।